नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिले के गांव मरचेहड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शोक व्यक्त करने पहुंचे। जिंद के पास गांव के 8 लोगों की मौत पर शोक प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ दुख साझा किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है, यानी 67। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। अरविंद शर्मा को गोहाना से टिकट मिला है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। देवेंद्र बबली को टोहाना से, रामकुमार गौतम को सफींदो और उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिला है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 विधायकों को टिकट दिया गया। दुष्यंत के साथ अमरजीत ढांडा को भी जोलाना से टिकट दिया गया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम आयुषी अभिमन्यु राव का है, जो भाजपा के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के भाई की बेटी हैं। जेजेपी ने उन्हें अटेली से उम्मीदवार बनाया। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अटकलों के बाद अब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबर आई है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों पहलवानों और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा की मुलाकात कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया से हुई। मुलाकात के बाद भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में खबर है ये है कि कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। कहा जा रहा है कि कल हरियाणा सब कमेटी है, जिसमें अजय माकन, मधुसूदन मिस्त्री, दीपक बाबरिया, उसमें एक करके भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेन्द्र सिंह से गठबंधन और बची हुई 24 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करी जाएगी, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बीरेन्द्र सिंह ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। ये कल जैसी सूचना है, राहुल गांधी जी ने एक कमेटी गठित की है 4 लोगों की। वो बात करेगी आप पार्टी से और वो अपना संबंध जो सपा के हैं, सोशलिस्ट पार्टी के, वो भी अपना संबंध रखने की बात है और कम्युनिस्ट पार्टी भी सीट मांगती है। तो ये निर्णय तो कांग्रेस का होगा कि क्योंकि कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर सक्षम है, मजबूत है और चुनाव जीतेंगे। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं पे तैयारी कर रही है, पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है और ये विषय जहाँ तक समझौते का है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय, मेरा विषय नहीं। आम आदमी पार्टी 90 पे तैयारी कर रही है, बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व मेरी कोई चर्चा नहीं है। वरिष्ठ नेताओं की चर्चा है तो मुझे जानकारी नहीं। मैं हरियाणा में लगा हुआ हूँ। सीट का नंबर की तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मगर जो है हमारी बातचीत हुई, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई हमारा समझौता बन सकता है और मेरा साफ मानता है ना है अनलेस इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी के लिए, तो कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हम वो तलाश रहे हैं कि हमारा कोई एक मीटिंग पॉइंट बनता है कि नहीं बनता।
तो वहीं हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के परिवार का एक सदस्य ये पूछ रहा है कि कहां है राहुल गांधी। हरियाणा कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर विज ने यह कहा कि इनमें अकेले लड़ने का दम तो है नहीं, इसलिए गठबंधन करना चाहते हैं ताकि चुनाव में अपनी शक्ल दिखा सकें। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के भी चुनाव लड़ने पर विज ने यह कहा कि किसी को कहीं से भी लड़वाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेप के केस हैं, इनके ऊपर जल्दी कॉल लेना जरूरी है। अब मुझको मालूम नहीं है कि वो उन्होंने बिल में क्या प्रावधान रखे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि क्या प्रदेश सरकार ऐसा कानून बना सकती है, तो उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं, पता नहीं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनावों की तैयारी काफी समय से कर रही है। विधानसभा चुनाव 1 महीने दूर है, हम लोग सभी जगह तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, युवाओं को नौकरी दे, और केजरीवाल की 5 गारंटी तो है ही। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव के लिए काफी समय से तैयारी कर रही है, और अब विधानसभा चुनाव जब एकदम 1 महीने दूर है तो पूरी शिद्दत के साथ में हर जगह हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मूल मकसद हरियाणा में चुनाव लड़ने का यही है कि हरियाणा में लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे अस्पताल बनवाए, जो युवाओं को नौकरियां दे, लोगों को लड़ाए ना, बल्कि महिलाओं के फैमिली चलाने का ध्यान रखे कि महिलाएं घर का खर्च कैसे चलाती हैं। तो इस सब पे केजरीवाल जी की 5 गारंटी हैं, और उन 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार बनेगी, यहाँ पे हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा धोखा दिया है दिल्ली हरियाणा के लोगों को। केजरीवाल जी को जिस तरह से दिल्ली में मौका दिया, पंजाब में मौका दिया, तो वहां पे उन्होंने काम किया, हरियाणा में भी उसी तरह से काम किया। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए जो भी जरूरी होगा उसको करेंगे। अभी केजरीवाल जी कल आ जाएंगे, उसके बाद में उस पर फाइनल निर्णय होगा कि क्या करना है, लेकिन बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। वो अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ जो होगा वो आपके सामने आ गया होगा। शिक्षा का स्तर और नौकरी दोनों पे बहुत काम करने की जरूरत है। हरियाणा में इतना पोटेंशियल है, युवाओं में इतनी एनर्जी है, लेकिन उनको सही शिक्षा मिले और सही नौकरियां मिले तो हरियाणा को ऊपर उठने से कोई। वहीं हरियाणा के रोहतक में राम रहीम की 21 दिन की फरलो 3 सितंबर को अब खत्म हो चुकी है। रोहतक पुलिस की टीम आज यूपी के बागपत के बरनावा आश्रम से रोहतक की सुनरिया जेल लेकर गई। डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में 2017 में सजा सुनाई गई थी, तभी से वो सुनरिया जेल में सजा काट रहे हैं। 13 अगस्त को सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी थी। अब फरलो पूरी होने पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा में बागपत से रोहतक लेकर गई। तो वहीं टिकट वितरण से पहले राव नरबीर सिंह ने साइबर सिटी के सिविल लाइन में कार्यकर्ता सम्मेलन पर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यह कहा कि समय आ गया है कि हर कार्यकर्ता कमर कस ले और चुनाव प्रचार में जुट जाए। बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने राव नरबीर सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। मेरी कल हाईकमान से मीटिंग हुई और मैंने अपने पक्ष में बात रखी और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मेरे हक में फैसला लेगी और लोगों में उत्साह है। और वर्कर तो कभी काबू का रहता नहीं, जब वो फोटो देख कर आया कि अमित शाह जी के साथ बैठे हैं तो कोई न कोई निर्णय होगा, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पटाखे चलाए और खुशी का इजहार किया उन्होंने। इन दिनों में राजनीति की चर्चा होगी, विकास के काम की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी, इसी बारे में चर्चा हुई कि भाई किस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए।
कौन कौन प्रत्याशी इस बारे में चर्चा होता है। रणवीर सिंह को टिकट दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, ये माने जाए तो इसका नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा टिकट दे दी। पर मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ा। कितनी विधानसभाओं पे प्रभाव रहने वाला है राव साहब का? ये तो समय अनुसार होता है कि प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। मैं ये कहूँ मेरा इतना प्रभाव है, इतना नहीं है, लेकिन अहिरवाल में रणवीर सिंह अपना एक शख्सियत रखता है और प्रभाव है। जितनी मदद हो सके कि जो भी प्रत्याशी उनकी मदद। मंत्री जी, एक जो उसके बाद आप अमित शाह से मुलाकात हुई, तो मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा था रणवीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव जरूर लड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा। रणवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से बादशाहपुर विधानसभा से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चुनावी माहौल में अंबाला बिजली कर्मचारी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। आज भी जिन पर तानाशाही करने के आरोप लगते हैं। बिजली कर्मचारियों ने डीसी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान जिन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द करने की मांग की गई है। इस बारे में जब कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले जिन अंबाला कैंट ने बिजली कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस दौरान जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कहीं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। अब कर्मचारी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर जल्दी इसका समाधान ना मिला तो अगले हफ्ते से शहर में अगर बिजली खराब होती है तो कर्मचारियों से ठीक करने के लिए नहीं जाएंगे। खुद कर्मचारी और अधिकारियों को सड़कों पर उतरना होगा। अब सब मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूंगा। हमने लगभग 1.5 महीना पहले एक्शन अंबाला कैंट को पत्राचार के माध्यम से मीटिंग का समय मांगा था। हमने 3 नोटिस दिए। एक्शन अंबाला महोदय ने हमारे को निर्धारित समय के अनुसार बुलाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु उसकी एवज में हमारे को चिट्ठियां लिखी कि आप 5 आदमी आए, 2 बजे के बाद आए। उसमें कोई दिन निर्धारित नहीं था। जो भी यह स्थिति बनी है प्रोटोकॉल के अनुरूप थी। उसके बावजूद जो फाइनल नोटिस दिया गया फिर भी हमने पार्टिकुलर एक आदमी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। जो हमारी केंद्रीय परिषद है उसके अनुसार हमने 9 तारीख को सभी डिवीजनों में हरियाणा की विरोध प्रदर्शन जताया। विरोध प्रदर्शन किसी के बारे में उनके नारे नहीं लगाए गए। चेयरपर्सन के एमडी महोदया के खिलाफ और शासन प्रशासन के खिलाफ यह नारेबाजी की गई थी, परंतु इसकी एवज में एक्शन अंबाला कैंट में हमारे 5 जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, आनन फानन में उनकी तुरंत प्रभाव से आचार संहिता वाले दिन ही जैसे टीवी में खबरें चल चुकी थी कि आज 3 बजे आचार संहिता लगने वाली है, परंतु उन्होंने 3 बजे से पहले ही क्विक राफेल की तरह अपने पैन को इस्तेमाल किया और हमारे 5 पदाधिकारियों की बदली कर दी गई। अंबाला कैंट में कई कर्मचारियों की समस्याएं थी। यूनियन ने मिलने के लिए 3 नोटिस दिए। इन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की, बहाने लगाए और उसके बाद एक 9 तारीख को हमने पूरे हरियाणा उत्तरी हरियाणा में प्रदर्शन किया था। उसके बदले में इसने हमारे 3 पदाधिकारियों की पुलिस में कंप्लेंट कर दी और कई कर्मचारियों की बदली कर दी। तो यूनियन इसके विरोध में है। एसपी साहब से बात की थी, उन्होंने भी कोई जो है गंभीर प्रयास नहीं किए और उसके बाद भी जो है कई दिन से धरना सर्कल ऑफिस में चल रहा है। उच्च अधिकारियों का जो रवैया है वो उदासीन है। तो इससे परेशान होकर आज हमने डीसी साहब क्योंकि जिला चुनाव अधिकारी हैं तो उनको हमने ज्ञापन देने का काम किया, क्योंकि अब धरने प्रदर्शन लंबे चलते हैं तो इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता है और जनता पर भी प्रभाव पड़ता है और इन सब चीजों का ना एक मतलब भी निकलता है। वो तो आप भी सब लोग समझते हैं। तो इसी करके मैंने डीसी साहब को हस्तक्षेप के लिए कहा है कि इस अधिकारी की बदली की जाए, यहाँ पे फील्ड में रहने के लायक नहीं है। आज हम जो यहाँ पर हजारों की संख्या में बिजली बोर्ड के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, एक्शन अंबाला कैंट जो हमारी बिजली बोर्ड की एचएससीबी वर्कर यूनियन है उसके प्रतिनिधियों के ऊपर थाने में 3 कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर के लिखता है और 5 कर्मचारियों की बदली करता है। जो हमारे बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कम से कम लगभग हमारी 4 या 5 बार
वार्ता कर चुके हैं, वह वार्ता विफल रही है। यह अधिकारी जो अम्बाला कैंट में एक्शन के रूप में आज की तारीख में है, वह किसी भी ना यूनियन की ना उच्च अधिकारियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं जो हमने कर दिया वह फाइनल है। हमारी रिक्वेस्ट है शासन से, प्रशासन से, बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों से, हमारी जो जायज मांगे हैं कृपया करके उनको दुरुस्त किया जाए और हमारे को इस तरह से प्रताड़ित करना बंद किया जाए। आज कर्मचारी इतना परेशान हो चुका है, हम 9 बजे से पहले इस बारिश के मौसम में भी सभी लाइनों को दुरुस्त करके भारी संख्या में यहां पर पहुंच चुके हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद भी हम अपने काम पे जा रहे हैं। आज ये जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूरे जिले का, अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मांग और डिमांड को पूरा नहीं किया जाता या उनसे वार्ता नहीं की जाती, हरियाणा कर्मचारी महासंघ भी इनके समर्थन में आएगा और हजारों की संख्या में 32 डिपार्टमेंट है, वो सभी कर्मचारी जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ के अंतर्गत आते हैं वह बिजली बोर्ड के कर्मचारी के समर्थन में उतरेंगे। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बेमौसम बारिश किसानों की धान की फसल पर आफत बनकर टूट रही है। बारिश हो रही है तो किसानों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। बारिश के कारण धान के खेतों में पानी भर चुका है और फसलें पूरी तरीके से गिर चुकी हैं। फसल गिरने की वजह से किसानों का काफी नुकसान हो चुका है। किसानों का यह कहना है कि उनकी फसल अब पकने लगी थी और अब बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसल गिरकर बर्बाद हो गई। जो ये बेमौसमी बरसात हो रही है, आप देख सकते हैं फसल बिल्कुल पक के तैयार है। 10 या 12 दिन फसल और लेगी, उसके बाद कटाई चालू हो जाएगी। जब बरसात होनी चाहिए थी उस वक्त तो कोई बरसात का कोई भी वो नहीं था, संदेश नहीं था, ना कहीं बरसात हुई। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये कैथल, ये सारी बेल्ट ऐसी कैसी बिना बरसात के रह गई है और काफी जगह पे धान की फसल नहीं लग पाई। तो अब जो बेमौसमी बरसात हो रही है, इसके अंदर कम से कम 80% नुकसान है। 80% नुकसान है। जो पककर तैयार हो गया फसल, वो एक तो गिरने के बाद, जैसे फसल गिर गई है, गिरने के बाद जिसके ऊपर पानी फिर जाएगा उसमें गुंडा फूट जाएगा, वो जामने लग जाएगी। और दूसरा, इसके जो दाने हैं वो काले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस करके इस फसल को अब जो बेमौसमी बरसात हो रही है, इसका 100% नुकसान ही नुकसान है। जैसे अब कौन सी जीरी तैयार हो चुकी थी जो इसमें मार्केट में आप लोगों ने मंडी में? अब जैसे मंडी में सबसे पहले तो आ रही है 1509, ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, जो कि 8 या 10 तारीख के आसपास इसकी कटाई चालू हो जाएगी और तकरीबन लोग अभी कटाई करा भी रहे हैं, कई जगह पर कटाई चल भी रही है। तो वहीं पंजाब में भी कई जगह पर अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। खनन माफिया हिमाचल में धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं और पंजाब हिमाचल बॉर्डर का नाजायज फायदा उठा रहा है, जिसमें से चक्की दरिया में हिमाचल की ओर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते अब हिमाचल पुलिस हरकत में आई है और उन्होंने चक्की दरिया में रात के समय अवैध खनन कर रहे करीब 12 वाहन कब्जे में लिए हैं, जिनमें 9 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 टिप्पर और 2 जेसीबी पकड़ी गई है। यही नहीं, 12 लोगों को काबू करके उन पर कार्रवाई भी की गई है। ये पिछले कल रात्रि जो है पुलिस को सूचना मिली कि चक्की खड्ड में जो है अवैध खनन हो रहा है, जिस पर कि थाना डमटाल और ढंगू चौकी के पुलिस कर्मचारी चक्की खड्ड में गए तो वहां पर जो है अवैध खनन हो रहा था, जिसमें जो है 12 व्यक्ति जो थे अवैध खनन कर रहे थे और अवैध खनन के दौरान एक जो है टिप्पर और 2 जेसीबियां और 9 ट्रैक्टरों को जो अवैध खनन में शामिल थे कब्जा पुलिस में लिया गया है और साथ में 12 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला जो है दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। ये जो वहाँ पर जो है कई सालों से जो है पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री का डिस्प्यूट जो है
चला हुआ है, जो है दोनों सरकारों के माध्यम से जो है वो अभी जो है वहाँ सरकार की लेवल पे जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जो है कृष्ण रोड़ी का बेटा पटियाला के नावा में स्थित पीपीएस स्कूल के हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। जय कृष्ण सिंह का बेटा सुबह करीब 4 बजे से ही लापता था। इस बारे में तब पता चला जब स्कूल में क्लास शुरू हुई और वहां पर वो अनुपस्थित था, जिसके बाद पूरे जिले की पुलिस और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने करीब 10 घंटे बाद बच्चे को बरामद कर लिया। अगली खबर सिरसा से है, जहां बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया की गैंगस्टरों के साथ वायरल तस्वीर पर बयान देते हुए कहा कि गैंगस्टरों के साथ तस्वीर आप सभी ने टीवी पर देखी। ऐसे लोग राजनीति में आ गए, इसका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। युवा पीढ़ी उन्हें देखकर उधर की ओर जाते हैं। जैसे आज पंजाब में गैंगस्टर फैला हुआ है, वैसे चीजें यहां न पनपे, इसे रोका जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसे लोगों को पनाह देती है तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये गैंगस्टर की फोटो तो कल आप देख ही रहे कि सभी टीवी में चीज खूब आई हुई है, और ऐसे लोग राजनीति में आगे लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो उस चीज का समाज पे, जनता पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चे हैं, नौजवान युवा पीढ़ी है, वो उनको देखकर उधर उस दिशा में जाते हैं। वो कहते काले के साथ काला रंग चढ़ जाता है, वो कहानी रहती है बच्चों के पास। और आपने देखा कि जैसे आज पंजाब में कितना बड़ा गैंगस्टर फैला हुआ है, पंजाब उलझ रहा है, तो ये चीजें मतलब यहाँ पनप रही है, तो इसको रोका जाए। और जो कि पार्टी है वो लोगों को समाज में आने देती है आगे, तो इससे बड़ा होता है। सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा गायक था, उसकी हत्या तो क्या कितने लोगों की हत्या की हुई है। और ऐसे लोग जो एक मतलब अपनी वो जो हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक शरण लेके माननीय हाई कोर्ट में उनको दी हुई है कि आप आपराधिक लोगों को खतरा है। तो मैं तो माननीय हाई कोर्ट से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर न जरूर कोई एक्शन लेना चाहिए। कि मैंने भारतीय जनता पार्टी, मेरा परिवार है, मैं उस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे परिवार को ये कहा है कि हम अगर कहीं से हमें टिकट मिलती है, कहीं से भी आशीर्वाद देता है भाजपा का परिवार, तो हम वहां से जरूर अवश्य लड़ेंगे। अगर भाजपा का परिवार हमें साथ नहीं देता और जिसको टिकट मिलती है तो पूरा भाजपा का परिवार उसके साथ, मैं भी उसके साथ लड़ूंगा, तन मन से हम सीट निकालेंगे और तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। मैंने तो कहा भी चाहे मुझे, देखिए पार्टी का जहां से फायदा मैंने कहा, पार्टी अपना गणित बनाती है, अगर इलाहाबाद से या रानिया से या पटियाला से जहां से भी मुझे देगी। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।